वेलकम बैक व्यूअर्स। कोविड-19 अवेयरनेस इनिशिएटिव में एक और कड़ी आज हम जोड़ेंगे और बहुत ही चर्चा में एक वर्ड चल रहा है आजकल, ब्लैक फंगस। इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है ब्लैक फंगस और क्या वाकई में इससे डरने की ज़रूरत है, जानेंगे आज हम लोग। तो ये जो ब्लैक फंगस है जो कि बहुत ही चर्चा में है, ये एक्चुअली साइंटिफिकली बोलें इसको तो इसका नाम म्यूकर होता है, म्यूकर। और जो बीमारी ये कराती है उसको बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। इसका नाम ब्लैक फंगस कैसे पड़ा? जो ये डिजीज इन्वॉल्व करने वाले एरियाज जो होते हैं जहाँ पे ये डिजीज हो जाती है, शरीर के जो हिस्से इससे पकड़ में आ जाते हैं वो काले पड़ जाते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि जो उसकी कॉलोनीज होती हैं, जब हम इसको कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं इस फंगस को, तो अपने बीजों के कारण, अपने स्पोर्स के कारण ये ब्लैक कलर की दिखती है, इसलिए भी इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। तो क्यों ये इतना हड़कंप मचाए हुए है? उसका रीज़न है इसकी तीव्रता, कितनी तेज़ी से फैलती है और कितने लोगों को ये सर्वाइवल में दिक्कत कर देती है। जी हाँ, ये जो डिजीज़ है ये इन्वॉल्व करती है मोस्ट कॉमनली नोज, फेस, नोज के अंदर के हिस्से, साइनसेस, स्कल बेस, आईज और ब्रेन। इतनी चीज़ों को ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है। ब्रेन को बहुत ही कम इन्वॉल्व करती है, क्योंकि जब ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेती है तब सर्वाइवल की चांसेस बहुत ही ग्रिम हो जाती, बहुत ही कम हो जाती है। 90 से 100% तक उसमें फेटैलिटीज़ हो जाती हैं। और अगर इसने ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, नोज, साइनसेस, माउथ, फेस, आईज, यहाँ तक अगर लिमिटेड है, तभी भी 30 से 70% मोर्टेलिटी हो जाती है इसके अंदर। इसीलिए ये इतनी भयावह है। तो कौन लोग हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं? हर कोई तो म्यूकर की चपेट में नहीं आता। कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज़्यादा रहता है? तो वो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग जो कि HIV से ग्रसित हैं, वो लोग जो इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे कैंसर्स में चलती हैं और भी कंडीशन में चलती है। किसी को अगर ग्राफ्ट लगा है, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, और ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड्स पे हैं, तो ये लोग ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही लो रहता है। जिनका इम्यून सिस्टम लो रहता है, लो में भी क्या है, अगर लोवेस्ट रहता है, थोड़ा बहुत भी इम्यून सिस्टम अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ये म्यूकर को शरीर हमारा रोक लेता है, नहीं बढ़ने देता है। जब बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम लोअर साइड में चला जाता है, इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है, तब ये फंगस अटैक करती है। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे खास करके, क्योंकि कोविड के साथ में क्या हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ वाले हैं, डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित हैं और उन्हें कोविड है। साथ में क्या है कि कोविड जब सीवेरिटी बढ़ती है तो अल्टीमेटली उनको स्टेरॉइड का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा टोस्लीजुमैब नाम की एक दवाई है जो कि इम्यून सिस्टम को एकदम सप्रेस कर देती है, उसको भी कभी कभी कोविड के केसेस में, सीवियर केसेस में चलाना पड़ता है। और साथ ही ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन भी यूज़ होती है। कई बार वो ऑक्सीजन साफ़ सुथरी नहीं रहती है, साफ़ सुथरे किट से नहीं आ रही होती, कंटेनर, उसका प्रोडक्शन सही नहीं होता है, या फिर हम जिस पाइप से ले रहे हैं वो पाइप साफ़ सुथरे नहीं है, या फिर हमारे आसपास में गंदगी बहुत है। ऐसी सूरत में भी ये इसके रिस्क को बढ़ा देता है। तो कोविड के मरीज़ हैं और साथ में ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, स्टेरॉइड चल रहे हैं, दवाई इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही, टोस्लीजुमैब चल रही है, तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या मतलब हर एक व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है उसको म्यूकर के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ साइन सिम्टम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि होंगी तो आपको ध्यान देना है, आपको कॉशियस हो जाना है। जैसे कि अगर सिर दर्द बना हुआ है, या फिर चेहरे में पेन हो रहा है, आँख में सूजन है, विजन में कोई चेंजेस है, आँख में लाली है, नाक बंद लग रही है, बहुत स्टफी लग रही है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कभी कभी नाक से हो जा रही है, भारीपन सिर में बना हुआ है, हल्का बुखार है, और ये सब तब आ रहा है जब आप ऑलरेडी एकदम ठीक हो चुके हैं। एक नई चीज़ ये उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें अपने केयर गिवर से कंसल्ट करना चाहिए। ये म्यूकर माइकोसिस एकदम आग की तरह फैलती है, जैसे आग लगी और फिर ऐसे बहुत तेजी से आसपास के सभी एरियाज को इन्वॉल्व करती है, ऐसे ही ये म्यूकर भी है।
और ऐसे ही हम इसको हरा भी सकते हैं। अगर इसकी शुरुआत में ही आग लगते ही म्यूकर के फर्स्ट इनिशिएटिंग सिम्टम्स आते ही हम उसे सप्रेस कर देते हैं, उतना हिस्सा को गार्ड ऑफ कर देते हैं, उसको वहीं पे कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये आग आगे फैल नहीं पाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए डिटेक्ट म्यूकर माइकोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो डिटेक्ट कैसे करें आखिर? तो हमारे पास क्या टूल्स हैं, कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास नाक की दूरबीन जांच है, नेजल एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, नाक से फुरेरी से जांच होती है, स्वाब टेस्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसमें बेस्ट अगर हम लोग कहेंगे तो वो है नेजल एंडोस्कोपी, क्योंकि उसमें क्या है, एक एंडोस्कोप नाक में जाता है और डायरेक्टली देख लेता है कि कहाँ पे ब्लैकनिंग है। हमें इसमें बेसिकली देखना होता है कालापन कहाँ पे हो गया, कहाँ पे सड़न हो रही है। तो सड़न जैसे ही दिखे तो हम समझ जाते हैं कि ये म्यूकर की शुरुआत है। और बैकग्राउंड में हम उन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं जो कि इम्यूनिटी को कहीं से कम कर रही होती है, इम्यून सिस्टम पे हमला कर रही होती है, इम्यूनिटी लो रहती है। ऐसे मरीजों में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हमें दिखती है, कहीं पे सड़न कालापन दिखता है, तो फिर बहुत ही उसको पॉजिटिवली हम लोग लेते हैं कि भाई प्रॉम्प्टली उसको हमें ट्रीट करना है और डायग्नोज करना है। फिर हम एक स्वाब टेस्ट करते हैं और उसमें कल्चर करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि ये फंगस है कि नहीं, और यदि फंगस है तो ये कौन सी है, क्या ये वाकई में म्यूकर है। तो इन टूल्स की मदद से हम लोग पहचानते हैं कि आखिर ये जो बीमारी चल रही है वाकई में म्यूकर है कि नहीं है। अगर पता चल गया कि हाँ भाई ये म्यूकर ही है, तो फिर वो आग वाली बात याद करिए, फैलती बहुत तेजी से। तो ट्रीटमेंट क्या है, वहीं के वहीं उसको ख़त्म करने का। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी होती है वो है उसका डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट मतलब जितना हिस्सा काला हो गया, सड़ गया है, वही वो तो हमारे किसी काम का नहीं, उसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाना है। अगर वो हिस्सा जड़ से हटा दिया हमने तो फिर ना रहेगी फंगस, ना वो फैलेगी। साथ में क्या करना है, जो थोड़े बहुत उसके अंश इधर उधर फैल गए हों उसके लिए एंटी फंगल दवाई चला देनी है, फंगस को मारने वाली दवाई, एंटी फंगल मेडिसिन बोलते हैं। और साथ में जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स थे हमारे, जो इम्यूनिटी को लोअर कर रही थी, जो चीज़ें जो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही थी, जैसे कि यदि स्टेरॉइड चल रहा था तो स्टेरॉइड को बंद कर देना है। यदि डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल एकदम प्रॉपर रखना है, शुगर को हाई नहीं जाने देना है, उसको 200 के अंदर ही रखना है शुगर को। HbA1c कराना है, उसको भी लेवल बराबर रखना है, 7 के ऊपर नहीं जाने देना है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को बराबर रखेंगे तो फिर ये आगे बढ़ने नहीं पाएगी। एक तो हम उसको हटा ही देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, एंटी फंगल देंगे और इम्यूनिटी को लेवल अप करेंगे, तभी हम इसको हरा सकते हैं। तो घबराने की इससे एकदम भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ यही, क्योंकि अगर आप घबराते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। स्ट्रेस से शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है। बीमारी ये जीती जा सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है। बस पहले से इसे पकड़ लेना है। लगे कि भाई आंख में भारीपन हो रहा है, विजन में चेंजेस हो रहे हैं, नाक बंद हो रही, नाक से ब्लड जैसा आ रहा है, फीवर हल्का हल्का बना हुआ है या नया फीवर आ गया, ठीक होने के बाद में आप तुरंत अपने ENT डॉक्टर से मिलें, नेजल एंडोस्कोपी कराएं या जैसा वो सजेस्ट करें आपको उनको फॉलो करें, ताकि इस बीमारी को इससे पहले कि ये विकराल रूप ले, इसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देने से ही हम इसको हरा सकते हैं। अगर इसको मौका दिया अपने फैलने का, या हमने इसको फ्लरिश करने दिया, अगर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, तो फिर एक ऐसा समय आता है फिर हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना रैपिडली ग्रो करती है, इतना तेज स्प्रेड करती है। तो अगर कहें कंक्लूजन क्या है, अगर एक लाइन में कहें तो यही है कि इसके लिए सचेत रहना है और जल्द से जल्द इसे पकड़ने की कोशिश करनी है, और अपने बैकग्राउंड पे जो इम्यूनिटी लोअर करने वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है कि कहीं उसमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। तो स्पेशल प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ध्यान रखना है वैसी सूरत में।